हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज में है। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से निचले स्तर पर चलेगी। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा कुछ ऐसे रिवील करते हैं। लेकिन दूसरी बात भी हम करेंगे कि भारत की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो रोड मैप है वो हम कैसे पा सकते हैं, कौन कौन सेक्टर हैं जो हाल ही में जो नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं इकोनॉमी के, उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किए, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। वेल, तो ये पहला डेटा जो है ये आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। आईएमएफ एक बहुत ही टॉप बॉडी है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में डेटा जो रिलीज किए उसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी पहले, भारत का जो पर कैपिटा इनकम इसे बोलते हैं पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, पहले हुआ करते थे $2100 2019 में। 2020 में घट के हो गया $1880। अब देखिए यहां पे एक बड़ा पॉइंट है, पर कैपिटा इनकम होता क्या है। भारत का जितना भी इनकम है उस इनकम में भारत का जो पॉपुलेशन है इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है पर कैपिटा इनकम। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये $1880 तो हमें एक साल में नहीं मिलते, लेकिन सभी की इनकम इतनी नहीं होती, ये ऑन एन एवरेज निकला जाता है। तो भारत की जितनी इनकम है उसमें पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहां से निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो डेफिनेटली यहां पे पॉपुलेशन का एक बड़ा रोल होता है। दूसरी बात देखा है तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम फोरकास्ट की गई वो की $1890। इस हिसाब से भारत से तकरीबन $10 बांग्लादेश आगे निकल गया है। नाउ ये बन गया है मैटर ऑफ डिस्कशन। नाउ 1980 से 2010 की भी बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा मिले कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा था 1980 से लेकर 2010 तक। मतलब इस 30 सालों में भारत के पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में काफी इजाफा हुआ था। वेल, देखा जाए तो ये एक पॉइंट है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एज सच इतना ग्रोथ हुआ नहीं। और ऐसा कहा जाता था कि यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली लेबर इंटेंसिव, मतलब यहां पे रोजगार की बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने काम किया होता तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो मेंटेन रहता। लेकिन वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज में देखा जाए तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा कमजोर रह गया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारे देश में लोग शिफ्ट तो हुए, लेकिन अधिकांश लोग सर्विस सेक्टर में या तो सेवा क्षेत्र में, या तो इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है वहां पे शिफ्ट हो गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट नहीं हुए, जिससे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी इतना एज सच इतना पावरफुल है नहीं। दूसरी बात देखा जाए यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने हालांकि बहुत ही क्विकली रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि नहीं, पर्जिंग पॉपुलरिटी में हमारी इकोनॉमी 11 टाइम्स है बांग्लादेश की। वेल, इकोनॉमी हमारी 11 टाइम्स है, लेकिन पर कैपिटा में देखा जाए तो इतना डिफरेंस नहीं है। इकोनॉमी में तो ऑब्वियस बात है आप 11 टाइम्स होंगे क्योंकि आपकी साइज इतनी बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वहां पे एज सच परचेजिंग पावर पेरिटी में भी इतना डिफरेंस नहीं है। इसी बोलते हैं क्रय शक्ति विनिमय। तो एज सच भारत का 6284 है तो बांग्लादेश का 5139 है। तो एज सच इतना डिफरेंस है नहीं। वेल, देखिए यदि किसी की देश की साइज की बात करें तो हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमारे देश की साइज काफी बड़ी है। लेकिन एज सच पर कैपिटा इनकम में, पर्जिंग पावर पेरिटी में भी इतना डिफरेंस बांग्लादेश में है नहीं। लेकिन नॉमिनल वैल्यू में देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू में काफी डिफरेंस है। नॉमिनल वैल्यू में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, ये बात समझने वाली बात है। अब नॉमिनल वैल्यू क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी समझा देता हूं। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है $1 इंटरनेशनल लेवल पे लगभग मान लीजिए ₹70, ₹72, ₹75 जो भी है, जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा, उसके हिसाब से ये नॉमिनल वैल्यू में काउंट किया जाता है। पर्जिंग पॉपुलरिटी में ये क्रय शक्ति है, तो रुपए जो करेंसी है उसकी क्रय शक्ति पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अलग टर्म है, इसको ज्यादा हालांकि इंटरनेशनली इतना डिस्कस थोड़ी कम किया जाता है, लेकिन ये नॉमिनल वैल्यू जो है ज्यादा डिस्कस की जाती है। तो ऐसा जो हम $5 इकोनॉमी बनने की तैयारी में है, तो ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं, ये बेसिकली नॉमिनल वैल्यू के टर्म पे है। इसको आप याद रखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। नाउ अगला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्शन है, जो हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बन जाए अगले 5 साल में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सपना था। तो देखा जाए तो प्रेजेंटली आपको पता होना चाहिए 23.9% की स्पीड से हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की हुई है। पहले क्वार्टर मतलब पहले तिमाही में, 2020 की पहली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23.9% की स्पीड से निचले स्तर पर गई है। तो ग्रोथ रेट तो मिला नहीं है, -23.9% की स्पीड से हमारी इकोनॉमी पीछे गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है।
और हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसे बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर, दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी हालत काफ़ी खराब हुई है। हालांकि देखा है तो एमएसएमई सेक्टर पहले ही काफ़ी प्रभावित हुआ था। यदि आप बात करें डिमोनेटाइजेशन, तो डिमोनेटाइजेशन के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ वो है एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एज सच इनके पास इतनी एक्सपर्टीज होती नहीं कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग बहुत सारी कर पाएं। जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको इतना प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज के पास अधिकांश चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, यदि मैं एक सब्जी वाले से कहूँ कि आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो वो उनको इतना सच पता भी नहीं होता और इतना कंफर्टेबल फील भी नहीं करते। तो इस तरह से प्रॉब्लम ये हुई। तो डिमोनेटाइजेशन कारण वैसे भी इकोनॉमी हिट हुई, और जो बचा सचा रहा वो जीएसटी में पूरा हो गया। जीएसटी में इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मिसिंग हुई, और जीएसटी में जो हमारे बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ भी प्रभावित हुए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में कई बार ऐसा हो गया, कुछ लोग के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड का तुरंत इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो जो तरीका जो था थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो फाइनली हमारा एमएसएमई सेक्टर वहाँ प्रभावित हुआ। दो इवेंट थे, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, और फाइनली जो बचा सचा रहा वो पैंडेमिक कोविड-19 के चलते हो गया। अब कोविड-19 में जो लॉकडाउन किया गया वो भी इस तरह से लॉकडाउन किया गया जो उस चीज़ को विजुलाइज नहीं किया गया कि बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो लॉकडाउन भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो 3 फैक्टर जो है हमारा स्पेशली सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, इसकी कवर इसने तोड़ दिया। नाउ अब पॉइंट यहां पे देखा जाता है कि 1980 से 2020 तक इस टाइम पे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है इसमें 3 गुनी बढ़ोतरी हुई, 3 टाइम्स रेज मिला। हालांकि 2019 और 20 के प्राइसेस के हिसाब से है, लेकिन ये 3 टाइम ग्रोथ हुआ, ये भी चीज समझने वाली बात है। तो एज सच हमारा पास्ट इतना खराब था नहीं, क्योंकि 3 गुने की ग्रोथ मिली थी, तो पास्ट एज सच हम नहीं कह सकते कि इतना खराब था। नाउ लेकिन पॉइंट ये है कि हमें कैसे हम पूरा कर सकते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमें जो फॉर्म जॉब हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो फॉर्म सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जो खेती में काम करते हैं, उन्हें नॉन फॉर्म जॉब्स में लेके आना पड़ेगा। मतलब उन्हें खेती के अलावा बाकी सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऐसे सेक्टर में लेके आना पड़ेगा, तब जाके हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्रो कर सकती है और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर सकती है। क्योंकि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप कितनी खेती करोगे। तो कई बार ऐसे होते हैं जिसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर मान ली सपोज करिए 10 लोगों की जरूरत है और यहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बाकी लोग किस लिए हैं, मतलब 10 लोगों की जरूरत है लेकिन वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, फार्मिंग सेक्टर से हमारा जो हमारी खेती से अब फैक्ट्री वर्क में शिफ्ट होना चाहिए। जो इस बार के नोबेल प्राइज विनर हैं जिनका नाम है आर्थर लुइस, इन्होंने सजेस्ट किया था कि यदि लेबर से शिफ्ट किया जाए, एग्रीकल्चर से जो लेबर है, जो लेबर हमारा एग्रीकल्चर में काम करता है, वो वहां शिफ्ट करके यदि नॉन फार्मिंग सेक्टर में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि शिफ्ट करे, तो वहां प्रोडक्टिविटी में काफी इंप्रूव देखने को मिल सकता है और इससे ओवरऑल ग्रोथ भी मिलेगी, आपकी जीडीपी ग्रो करेगी, आपकी पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, सब कुछ ग्रो करेगी। तो राइट नाउ इंडिया में क्या हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ वहां पर गलती ये हुई कि हमने जो शिफ्ट किया, फार्मिंग से जो हमने शिफ्ट किया, वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में शिफ्ट कर गए, मैन्युफैक्चरिंग में हम शिफ्ट नहीं कर पाए। अब जब मैन्युफैक्चरिंग में हम शिफ्ट नहीं कर पाए तो हमारी इकोनॉमी वापस से जो हालत में रेज करनी चाहिए, जैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करी या बहुत सारी और भी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया, ऐसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो की, तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम शिफ्ट नहीं कर पाए। हमारे जो लेबर थे, जो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, वो कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में शिफ्ट कर गए। तो इकोनॉमी का ये टर्म बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, यदि यहाँ पे शिफ्ट करते तो डेफिनेटली वी वुड हैव गॉट बेटर ग्रोथ। नाउ पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी आई से। तो देखा जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टिल काफी निचले लेवल पे है। कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक की जो लिस्ट है जिसमें लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हमारी इकोनॉमी पुअरेस्ट एंड पे आती है, मतलब सबसे निचले स्तर पे आती है। इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इनकी जो इकोनॉमी है इंडिया से काफी ऊपर आती है। लेकिन ऐसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। तो थोड़ा सा फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन को देख के ये काफी पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम ये एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, अपर मिडिल इनकम में यदि आना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 1800, पर कैपिटा इनकम 2000 से नीचे है, $2000 से नीचे है हमारी पर कैपिटा इनकम। यदि इससे हमें अपर मिडिल इनकम में आना है दुनिया के, तो $4000
ये हमारी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। अब ये $4,000 पर कैपिटा इनकम होती है तो इससे फायदा मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी अपने आप $5.6 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकती है। तो ऐसा देखा जाए तो ये हम पर कैपिटा इनकम में काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे थोड़ी सीरियस थोड़ी कम है। यदि गवर्नमेंट पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान की इनकम को बढ़ाने के लिए काम करे तो यहां पॉसिबिलिटी है कि जो $5 ट्रिलियन का हमारा सपना है वो हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात है यहां पे अगले 7 से 8 साल तक यदि आप $4,000 पर कैपिटा इनकम करना चाहते हैं तो अगले 7-8 साल तक आपको लगातार 10-11% की स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इकोनॉमी और आपकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर पाएगी। ना यहां पे कंडीशन है पॉपुलेशन भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं स्पेशली केरला है, तमिलनाडु है, ऐसे जो स्टेट्स हैं वहां पॉपुलेशन काफी कंट्रोल्ड है। लेकिन यदि बात करें नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एज सच इतना अच्छा है नहीं। तो राइट नाउ वी नीड टू वर्क इन दैट सेक्टर एज वेल। यहां भी हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है और इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली 4% के आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये रहा हमारी इकोनॉमी का एक ब्रीफ पिक्चर कि हमारी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम एक सरप्राइजिंग है कि बांग्लादेश के हेड ऑफ अस। और दूसरी बात है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं हम, तो हमें फार्मिंग सेक्टर जो हमारी खेती का सेक्टर है उससे निकलकर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है, यहाँ पे जॉब की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा बट बाद में इस सेक्टर में काफी ग्रोथ है। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे। आपने ओपिनियन जरूर दें कि भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से नए उपाय लाए जा सकते हैं, और ये भी आप नीचे ओपिनियन अपने जरूर दें कि भारत के प्रेजेंट टाइम जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भारतीय गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करिएगा जिससे उनके भी ओपिनियन पता चले और उन्हें भी ये जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं वो पता चलें। और यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है देन डू लाइक द वीडियो और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे कंटेंट को पाने के लिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।